थोड़ी देर उसका पीछा करने के बाद जैसे ही मैं उसको वहां पर ये सब करते हुए देखता हूँ तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, जिसको मैं अपनी दुनिया मानता हूँ, वो ये सब कर रहा था। उसे ये सब करते हुए देखकर एक बार तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको एक जोरदार का तमाचा मारूं। क्या नहीं किया था मैंने इसके लिए, इसको खुश रखने के लिए, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आखिर ये सब करने की नौबत क्यों आ गई इसे? बस मैं यही देखना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। और जैसे ही मैं उसके सामने आया तो उसने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि स्टोरी पर फीमेल वॉइस को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बट मेरे पास कोई फीमेल नहीं है। मेरी मिसेज से भी रिकॉर्डिंग सही से नहीं होती है, इसलिए मजबूर हूँ। पर आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आऊँ। अगर आप चाहते हो कि कहानी फीमेल की वॉइस में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कैसे भी करके कहीं से भी किसी फीमेल की व्यवस्था करता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम अविनाश है और मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में रहता हूँ। मेरे बाप की शहर में बड़े बड़े रईसों में गिनती होती है। ये तो आप भी जानते हो ना कि जिसके पास पैसा होता है वो इंसान सभी प्रकार का शौक करता है। उन शौक में गंदे शौक भी होते हैं तो कुछ अच्छे शौक भी होते हैं। इस रईसी के चलते मैंने भी न जाने कितने प्रकार के शौक पाल रखे थे। हर रात को मेरे बिस्तर पर एक नई और खूबसूरत से खूबसूरत लड़की होती और दिल खोलकर मैं अय्याशी करता। मेरी जिंदगी शराब और लड़कियों के साथ अय्याशी करने में गुजर जाती। मेरे बाप को अपने काम से फुर्सत नहीं होती थी, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान मुझ पर नहीं दिया करता था। एक दिन मैं एक कोठे पर गया, वहाँ पर एक नई लड़की आई हुई थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, तो मैं उस लड़की को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। रात के करीबन 9-10 बज रहे होंगे। उस लड़की के हुस्न के जलवे देखने के लिए शहर के जाने माने रईस लोग वहाँ पर आए हुए थे। वह लड़की डांस कर रही थी, मैं बस उसे देखे जा रहा था। वो एक बेहद खूबसूरत हुस्न की मल्लिका थी। उस लड़की की उम्र 21-22 साल की होगी। मुझे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। मैं कैसे भी करके उस लड़की को अपने बिस्तर पर लाना चाहता था। मैं उसके साथ अय्याशी करना चाहता था, पर उस कोठे पर सिर्फ नाच गाना ही होता था, वहाँ पर जिस्म का सौदा नहीं होता था, इसलिए मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था उस लड़की के साथ हम बिस्तर होने का। मैं उस दिन तो उदास होकर घर को चला गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से अपने दिल की बात कही कि यार, उस कोठे पर जो वो नई लड़की आई है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उसकी एक रात की जितनी भी कीमत होगी वो कीमत मैं उसे दूंगा, पर तुम कैसे भी करके मेरा ये काम करो। मेरा दोस्त जिसका नाम रवि होता है वह मुझे बोलता है कि यार, वो लड़की ऐसी नहीं है और वह सिर्फ वहाँ पर नाच गाना ही करती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती है। मैंने रवि से कहा, यार रवि, तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? एक बार ट्राई करके तो देखो। आजकल पैसों के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। और फिर अगर वो पैसों से नहीं मानती है तो फिर उसे दूसरा तरीका है मनाने का। मुझे अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। मैं सोचता था कि उस लड़की को मैं पैसों के बल पर अपना बना लूँगा, पर जब उसके सामने मैंने ये सब बातें रखी तो उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगले दिन की रात को जैसे ही उस लड़की का नाच गाना पूरा होता है और वो लड़की कोठे से बाहर आती है तो मेरा दोस्त रवि और मैं उस लड़की के जिस्म की कीमत लगाते हैं, पर उस लड़की का जवाब सुनकर हम दंग रह जाते हैं। मुझे मेरा घमंड चूर चूर होता हुआ दिखाई देता है और मैं जान गया था कि हर लड़की पैसों पे नहीं मरती है और उस लड़की ने भी
ऐसा ही जवाब दिया था। उस लड़की ने कहा, साहब जी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं उस कोठे पर नंगा नाच करती हूँ, पर मेरे सामने इतनी भी मजबूरी नहीं कि मैं अपने जिस्म को बेचूं। मैंने उस लड़की को एक रात के 50,000 रुपये देना चाहा, पर वो लड़की मेरे 50,000 को ठोकर मारकर जाने लगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे अहंकार को उसने बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि कैसे भी करके इस लड़की को अपने बिस्तर तक लेकर आना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने रवि से कहा, इस लड़की को उठा लेते हैं। रवि ने बोला, नहीं यार अविनाश, ऐसा नहीं करते हैं, ये सब अच्छा नहीं है, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तब मैं रवि से बोलता हूँ, यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूं ना। रवि भी मेरी जिद के आगे बेबस था। बस यही सोचकर हम उस लड़की का पीछा करने लग गए, और जैसे ही वो लड़की एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, मैं जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ता हूं और कहा, राजी राजी मेरे साथ चल चलो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है, तुझे कैसे भी करके अपना बनाना है। जैसे ही मैं उस लड़की का हाथ पकड़ता हूँ, उस लड़की ने एक जोरदार का थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मजबूर लड़की का हाथ पकड़ते हुए, उसके साथ जबरदस्ती करते हुए? मुझे मरना मंजूर है, पर तुम्हारे साथ ये गलत काम करना मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम प्यार से और इज्जत से मेरा हाथ पकड़ते तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए चलने के लिए तैयार हो जाती। जैसे ही मेरे गाल पर पड़ा, मेरी हवस न जाने कब मोहब्बत में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो बस मुझे वो लड़की ही नजर आती थी, बस मैं उसी के बारे में सोचा करता था, उसी के ख्यालों में खोया रहता था, और हर रात उस लड़की का डांस उसके कोठे पर देखने जाया करता था। वह लड़की मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने दोस्त को अपने पास बुलाया और कहा, यार मुझे लड़की से प्यार हो गया है और अब मैं उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। रवि मेरी ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है, पागल हो गया तुम, एक कोठे वाली को तो अपनी पत्नी बनाएगा? तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। मैंने रवि से कहा, क्या रवि, अगर वह लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, बस मैं उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। रवि मेरे से बोलता है, तू पागल हो गया है और तू नशे में है, उस रात मैंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। रवि ने सोचा, यह भी नशे में है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। जैसे ही सुबह होती है, मेरे मुंह से वही बात सुनकर रवि परेशान हो जाता है। रवि मुझसे कहता है, अगर तुझे वो लड़की इतनी पसंद है तो जा, तू उसे अपने दिल की बात बोल दे। अगले दिन मैं उस लड़की से अपने दिल की बात बोलने के लिए चला जाता हूँ, और जैसे ही मैं उसे कोशिश करता हूँ अपने दिल की बात बताने की, तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखें चौंक जाती है। मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पर भगवान ने पहले ही कहर बरसा रखा था। दरअसल उस लड़की का डांस खत्म होने के बाद मैं उस लड़की का पीछा करता हूँ। जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तब वह लड़की बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उस दिन भी तुम्हें बोल दिया था। तभी मैं उस लड़की से रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मेरी एक बार बात सुन लो ना। तब वह लड़की बोलती है, हाँ बोलो। मैं उसे बोलता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दूसरों के सामने यूँ नाचता हुआ नहीं देख सकता। वो लड़की मुझ पर हंसने लग जाती है और कहती है, अच्छा अच्छा, अब तुम मेरे जिस्म को पाने के लिए मुझे इमोशनली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम जैसे रईस लड़कों को, तुम्हारे लिए बस मैं एक टाइम पास करने की वस्तु हूँ। तुम जैसे रईस लोग बस यही सोचते हैं कि लड़कियां तो बस वासना पूरी करने के लिए होती है। साहब मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ।
वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर एक टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत चारपाई पर लेटी होती है। उसको कोई गंभीर प्रकार की बीमारी थी। वो लड़की मुझसे कहती है, साहब मेरी माँ ने तो मुझे जन्म के बाद कचरे में फेंक दिया था। इस बुढ़ी औरत ने मुझे पाला है, पोसा है, और अब मेरा फर्ज बनता है कि इस बुढ़ी औरत का मैं पूरी शिद्दत से ख्याल रखूं। उस लड़की की हालत देखकर मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तरस आती है और मैं उसे अब और भी शिद्दत से चाहने लग गया था। दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता। मेरी तबीयत भी अब धीरे धीरे खराब होने लग गई थी। रवि से मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। रवि मुझे बहुत समझा रहा था कि वो लड़की तेरे लिए नहीं बनी। धीरे धीरे देखते ही देखते मेरी हालत बद से बदतर हो गई। दरअसल उस लड़की का नाम मुस्कान था। मैंने रवि से कहा, अगर मुस्कान मुझे नहीं मिली तो रवि मैं मर जाऊंगा। एक दिन रवि उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को मेरे बारे में सब कुछ बताता है। रवि उस लड़की से कहता है कि अविनाश तुमसे बहुत प्यार करता है, अब वो बदल गया है। मानता हूँ कि पहले उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। अगर तुम उसे नहीं मिली तो वो सच में मर जाएगा। और वो लड़की रवि से कहती है, मर जाने दो, अगर मरता है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रवि कहता है, तुम्हें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो सिर्फ मुझे पड़ता है। मेरा भाई जैसा दोस्त मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम एक बार मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी बहन बनाकर वहाँ पर लेकर चलूँगा और मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। उस लड़की को रवि की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह रवि के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। मुस्कान जब मेरे पास आती है तो मेरी हालत देखकर वह एकदम से दंग रह जाती है। मुझे आकर वो कहती है, अविनाश ये अपनी क्या हालत कर ली, मेरे से भी अच्छी लड़कियां हैं इस दुनिया में, ऐसा क्या है मुझ में जो तुम मेरे लिए इतने पागल हो रहे हो। अविनाश कहता है, मुझे नहीं पता, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है, अविनाश ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक बदनाम जगह से हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो तुम भी बदनाम हो जाओगी और ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। अविनाश उससे कहता है, जो होगा देखा जाएगा। फिर मुस्कान मेरे से बोलती है, अविनाश मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुमने देखा ना उस दिन। अविनाश कहता है, तुम्हारी हर परेशानी को, तुम्हारी हर जिम्मेदारी को मैं उठाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मुस्कान मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए मान जाती है। धीरे धीरे हम लोगों की मोहब्बत परवान चढ़ने लग गई। कुछ दिनों के बाद मैंने मुस्कान को 15 लाख रुपए देकर उस कोटे से आज़ाद करवा लिया और मुस्कान से शादी करके मैं खुशी खुशी रहने लग गया। मैं मुस्कान जैसी खूबसूरत और बेहद प्यार करने वाली पत्नी पाकर मैं खुश था। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मुझे रवि फोन करके कहता है, अविनाश यार दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और उनको पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुस्कान के बारे में ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मैं अपने सारे काम छोड़कर मुस्कान के पास पहुंच जाता हूँ। मुस्कान को आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टर से बात करता हूँ तो डॉक्टर मुझे कहते हैं ये अभी कोमा में है और हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इनको कितने दिनों में होश आएगा। डॉक्टरों की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं भगवान को कोसने लग जाता हूँ। कहता हूँ, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया। मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था उस इंसान को आपने मेरे से दूर कर दिया। मुस्कान के ठीक होने की मैं भगवान से रोज रोज दुआ किया करता था। हर रोज मैं मुस्कान के लिए मंदिर जाता और भगवान के सामने माथा टेक कर जितना भी हो सकता मैं दुआ मांगा करता था। मुझसे जितना भी हो सका मैंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे भी करके मुस्कान जल्दी से जल्दी
ठीक हो जाए। मैं रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले मुस्कान से मिलकर जाता और ऑफिस से आने के बाद भी मुस्कान से मिलने जाता। रात को उस अस्पताल के अंदर कुछ अजीब सी हरकत मुझे मुस्कान के साथ देखने को मिली, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब कैसे संभव है? एक लड़की कोमा में होते हुए भी उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दरअसल जब भी मैं मुस्कान से सुबह मिलने जाता था तो मुस्कान के चेहरे पर मुझे हल्के से मेकअप के निशान नजर आते हैं। मुस्कान के बाल भी मुझे संवरे संवरे से नजर आते हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मानो मुस्कान रात में कहीं पर जाती हो, पर यह सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला मुस्कान तो कोमा में है, फिर उसके साथ ये सब कैसे हो सकता है। मैंने हॉस्पिटल के इस राज का पर्दाफाश करने की सोची और अगली रात मैं उसी अस्पताल में रुक गया। पूरी रात मुस्कान के बारे में मैं सोचता रहा कि कैसे हमारी जिंदगी हसीन चल रही थी, और मैं मुस्कान के आईसीयू के गेट पर नजर बनाए रख रहा था। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर मुस्कान के साथ ये सब कैसे होता है। पर उस रात मुस्कान के कमरे में सिर्फ एक नर्स गई थी, जो नर्स बाकी सब मरीजों को संभालती है। उसके अलावा उस कमरे में ना तो कोई अंदर गया और ना ही कोई उस कमरे से बाहर आया। जैसे ही सुबह होती है मुस्कान के कमरे में मैं जाता हूँ तो मुस्कान मुझे कमरे में मिलती है और उस बेहोशी की हालत में वो बेड पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर मेकअप के निशान थे। मैंने सोचा कुछ तो राज है जो मुझे पता नहीं है। मैं मन ही मन में सोचता रहा कि नर्स को कुछ तो पता होगा, कैसे भी करके उस नर्स के मुंह से इस राज को उगलवाना है। मैंने नर्स को अपने साथ एक मोटी रकम देकर मिला लिया और मैंने उससे पूछा कि मुस्कान के साथ ये क्या होता है। वो शाम तक तो सही रहती है और रात में उसके साथ ये क्या होता है, जिससे उसके चेहरे पर मेकअप के निशान आ जाते हैं। सुबह उसे देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि जैसे रात भर वो किसी पार्टी के अंदर रही हो। नर्स मुझसे बोलती है, सर जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो, आप भी तो मिले हुए हो ना इन सब में, उसके साथ ये सब करने में। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? फिर उस नर्स ने मुझे कहा, क्या सर जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि रात को वो कहाँ पर जाती है और सुबह जल्दी वापस आ जाती है। हर दिन रात को गायब रहती है। मुस्कान का यह सच जानकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ वह इंसान मुझे धोखा दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्कान आखिर क्यों मुझे धोखा दे रही है। वो तो मुझसे भी ज्यादा मुझे मोहब्बत करती है। यह सब सवाल मुझे परेशान किए जा रहे थे। मुस्कान के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया। यह सब बात मैंने अपने दोस्त रवि को बताई। रवि को भी यकीन नहीं हुआ कि जिसे मैंने अपनी बहन बनाया था वो लड़की ये सब कर रही है। फिर एक दिन हम मुस्कान का पीछा करने लग जाते हैं और मैं अपना भेष बदलकर अस्पताल के गेट पर खड़ा था। जैसे ही रात के 10 बजते हैं एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी अस्पताल के अंदर आती है और मुस्कान के आईसीयू के पीछे वाले दरवाजे से मुस्कान आकर उस आलीशान गाड़ी में बैठ जाती है। ये सब देखकर मुझे और रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हम लोगों ने फैसला किया कि आज कुछ भी हो जाए पर इसका पीछा जरूर करना है। और ये आखिर कहाँ जाती है, ये सब क्यों करती है, हमें इस बारे में जानना है। मुस्कान का पीछा करते करते हम उस कोठी पर पहुंच जाते हैं जिस कोठे से मैंने मुस्कान को शराफत की दुनिया में लाने का फैसला किया था। जैसे ही मैं उस कोठे के अंदर जाता हूँ तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें चौंक जाती है। मैं देखता हूँ कि मुस्कान बड़े बड़े लोगों के सामने जिस्म का नंगा नाच दिखा रही है। मुस्कान को यह सब करते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जी तो कर रहा था कि मैं मुस्कान के गाल पर एक जोरदार का तमाचा मारूं और फिर उससे पूछूं कि मेरी मोहब्बत का तुमने मुझे अच्छा सिला दिया है। पर इतने सारे लोगों के सामने मैंने चुप रहना ही अच्छा समझा।
थोड़ी देर बाद में उसका वो नग्न नाच पूरा होता है और जैसे ही वह अस्पताल के लिए रवाना होती है तो मैं उसके सामने आ जाता हूँ और उसके गाल पर एक जोरदार का तमाचा मारकर उससे पूछता हूँ, मुस्कान क्या है ये सब? मुस्कान मुझे यूं वहां देखकर दंग रह गई। मुस्कान से मैंने कहा, क्या कमी रह गई मेरी मोहब्बत में जो तुमने फिर से इस गंदगी में अपना पांव रख दिया? मैंने तुम्हें इज्जत की जिंदगी देने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। तुम्हारे लिए मैं दुनिया वालों के ताने सुने, तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों से बुरा हुआ और तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का मुझे अच्छा सिला दिया है। मुस्कान के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे और मेरी आंखों से बस आंसू आ रहे थे। मुस्कान मुझसे बोलती है, अविनाश मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी पर क्या करूं, बेबस थी। और मुस्कान की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अविनाश कहता है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने वापस कोठे पर आना शुरू कर दिया? मुस्कान मुझे बताती है कि जब मैं यहाँ पर काम करती थी उस टाइम पर मेरा नाच देखने के लिए इस शहर का एक मशहूर गुंडा सलीम शेख भी आया करता था और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने मेरी 10 लाख की रकम इस कोठे को चुकाई थी और कहा था कि ये लड़की आज के बाद सिर्फ मेरे लिए ही नाचेगी और किसी और के लिए नहीं नाचेगी। तुम्हारे आने से पहले पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। मैंने सोचा जेल में 5-7 साल रहने के बाद वो मुझे भूल जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया है और उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उसके लिए ये सब नहीं किया तो वह तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए मैंने ये सब किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मैं रोज हॉस्पिटल में तुम्हारा चेहरा देख सकूं। जब तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया करते थे तो जी तो करता था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, तुम्हें सब कुछ बता दूं, पर मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। और तुम्हारी तकलीफ देखकर तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोती थी, पर तुम मेरे लिए जिंदा थे और तुम मेरे सामने थे, यही काफ़ी है। तुम्हारी सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे सामने बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई। मुस्कान को सलीम से मुझे बचाना था, पर यह कैसे? वह तो इस शहर का जाना माना गुंडा था और भला मैं एक शरीफ आदमी। मुझे कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुस्कान को मैं वहाँ से लेकर अपने घर को चला जाता हूँ। अगले दिन मुस्कान सलीम के पास नहीं जाती है। सलीम के आदमी मुस्कान के पास आते हैं और उससे कहते हैं, भाई ने तुम्हें याद किया है, अगर तुम तुम्हारे परिवार की सलामती चाहती हो तो उसके पास चली आओ, वरना देख लेना। अगले दिन मुस्कान सलीम के पास जाती है। जैसे ही मुझे इस बात का पता चलता है तो मैं मुस्कान के पीछे पीछे चला जाता हूँ। सलीम हम दोनों को साथ में देखकर हमें बोलता है, अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। मैं उससे बोलता हूँ, भाई आप मुस्कान को बख्श दो, आपको तो इससे भी खूबसूरत कोई और लड़की मिल जाएगी, पर मैं इससे प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी की है। मैं इसको ये सब करते हुए नहीं देख सकता। प्लीज भाई मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, हमें बख्श दीजिए। जो आपके पैसे हैं मैं कैसे भी करके आपकी एक एक पाई आपको चुका दूंगा। हम दोनों उसके सामने रोते हुए हमें छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर सलीम हमसे बोलता है, तेरे से पहले इस लड़की को मैंने पसंद किया था और मैं इसे अपनी रानी बनाकर रखना चाहता था, पर क्या करूं, मुझे जेल हो गई और तुमने इससे शादी कर ली। जितना प्यार तुम इससे करते हो उतना ही प्यार मैं इससे भी करता हूं, और इसी प्यार के चलते हुए मैंने इसके साथ जबरदस्ती नहीं की, वरना मैं चाहता तो इसको तेरे से छीन भी सकता था और इसे अपनी दुल्हन बनाकर रख सकता था। मैं प्यार करता हूँ और इस प्यार के लिए चलो आज तुम दोनों को बख्श देता हूँ, जाओ खुश रहो तुम और ऐश करो। सलीम के इतना कहते ही हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और हम खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग गए। दोस्तों कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।